हेलो गाइस, कैसे आप सब। मैं आकाश कुमार सिंह स्वागत करता हूं सभी का अपने चैनल डिफेंस रोजगार में। आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी से निकली हुई एक वैकेंसी के बारे में जिसका नाम है असिस्टेंट कमांडर। ये जो पोस्ट है जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस और टेक्निकल पोस्ट के लिए है। तो इस जॉब के बारे में आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि इस जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है और क्या एग्जाम प्रोसेस रहता है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है। इन सारी बातों को डिटेल में समझेंगे। तो जो भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये जो पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है और इसमें जनरल ड्यूटी, कमर्शियल पायलट लाइसेंस और टेक्निकल की पोस्ट निकली हुई है जो कि 2023 की बैच का है। और इसके एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन फिल किए जाएंगे और इसमें जो फॉर्म फिलअप की जो डेट है वो 18 फैब से लेके 28 फैब के बीच रखी गई है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए, जो भी स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को जरूर फिल करें। और इसका एप्लीकेशन का मोड ऑनलाइन रखा गया है। 18 से 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखी गई है। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट क्या रखी गई है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहली पोस्ट है वो जनरल ड्यूटी की है और इसको बोलते हैं जीडी। इसमें जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2002 के बीच होनी चाहिए। अगर आप इसके बीच आपकी एज है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है इस वैकेंसी के लिए, आप किसी भी स्ट्रीम से क्या होने चाहिए, ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ साथ आपके मैथ और फिजिक्स में क्लास 12th में कितने परसेंट मार्क्स होने चाहिए, तो 55% मार्क्स होना जरूरी है। किसमें, तो मैथ और फिजिक्स में। अब हम बात कर लेते हैं इसके दूसरे पोस्ट के बारे में। दूसरा जो है कमर्शियल पायलट लाइसेंस SSA। इसकी जो एज लिमिट रखी गई है वो 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2004 के बीच रखी गई है। तो आपकी जो एज लिमिट अगर 1 जुलाई 1898 अगर आपकी एज 1 जुलाई 1998 से लेके 30 जून 2004 के बीच है, अगर मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए पोस्ट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ में आपके पास 12th पास आउट होने चाहिए आप किसी भी स्ट्रीम से जिसमें मैथ और फिजिक्स होना जरूरी है और उसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास अगर डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपके पास 55% मार्क्स होने चाहिए। और साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, तो लाइसेंस होना चाहिए कमर्शियल पायलट का। अब इसके बाद बात करते हैं तीसरे ब्रांच के बारे में जो कि टेक्निकल मैकेनिकल ब्रांच है। इसमें जो आपकी एज लिमिट रहनी चाहिए वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच में होनी चाहिए, जिसमें आप कोई भी इंजीनियर की डिग्री होनी चाहिए आपके पास और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ आपके मैथ और फिजिक्स होना चाहिए क्लास 12th में जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब इसके बाद आ जाता है हमारा टेक्निकल पोस्ट या इसमें जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक की पोस्ट निकली है। इसके लिए जो एज लिमिट रखी गई है वो 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच रखी गई है। अगर आपकी एज 1 जुलाई 1998 से लेकर 30 जून 2002 के बीच है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ ये मेल ओनली मेल कैंडिडेट के लिए और साथ ही साथ आपको इलेक्ट्रिकल या इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास 10th और 12th में क्या होने चाहिए, मैथ और फिजिक्स होना चाहिए जिसमें आपके 55% मार्क्स होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो जॉब है ये आपका शॉर्ट टाइम जॉब है। मतलब ये जो जॉब है आपका मैक्सिमम 14 ईयर्स तक का ही है और मिनिमम 8 साल तक आप इस जॉब को कर सकते हैं। तो ये शॉर्ट सर्विस है, इस जॉब को आप मैक्सिमम 14 ईयर्स तक ही कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं, अब एज रिलैक्सेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो जो इस वैकेंसी के लिए एज रिलैक्सेशन रखी गई है, एज में जो छूट रखी गई है वो 5 साल रखी गई है ST SC के लिए, जबकि 3 साल OBC के लिए रखी गई है। और इसमें ST और SC के लिए 5% का मिनिमम एजुकेशन छूट भी रखा गया है। जो 55% मांगा जा रहा है ना वो जनरल और किसके लिए रखा गया, OBC के लिए रखा गया। ST SC के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिग्री में भी 5% की कटौती हो सकती है। मतलब जो ST और SC हैं उनको 50% ही क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो EWS वाले हैं,
तो उनके पास क्या होनी चाहिए, उनके पास इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर उनको दिखाना है कि किससे बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की। तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है कितनी, तो वो है 65 रखी गई है, जिसमें जनरल ड्यूटी और सीपीएल की जो वैकेंसी है वो टोटल 50 है, जिसमें जनरल की 17 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 है, ओबीसी की 9 पोस्ट रखी गई है, एसटी और एससी की 14 और 8 रखी गई है। जबकि टेक्निकल डिग्री के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखी गई है वो 15 रखी गई है, जिसमें एससी का 4 है, एसटी का 1 है, ओबीसी का 5 है और जनरल की 5 रखी गई। ईडब्ल्यूएस की कोई इसमें पोस्ट नहीं है। वैकेंसी चेंज भी हो सकती है, 65 से कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, वो यहाँ पे नोट में लिखा हुआ है। अब हम जान लेते हैं कि इसमें एडिशनल एजुकेशन या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या पूछा है और भी क्या चीजें होनी चाहिए हमारे पास। तो अगर आप, मैं बता दूं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, अगर आपका फाइनल सेमेस्टर का पेपर नहीं हुआ है, अगर आप इस वैकेंसी को अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हैं। बस यही कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाले हैं। तो इस पोस्ट के लिए या इस वैकेंसी के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाले हैं वो 5 स्टेज में डिवाइड है। मतलब इसको आपको पाने के लिए 5 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। इसमें 5 स्टेज है, उन 5 स्टेज को क्वालिफाई करने के बाद ही आप इस वैकेंसी को या इस जॉब को गेट कर पाएंगे या पा पाएंगे। तो पहला जो स्टेज है उसमें क्या होने वाला है, तो पहला जो स्टेज है इसमें आपका सीबीटी टेस्ट होगा या जिसको बोलते हैं स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 400 मार्क्स के रहेंगे और इसके लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि स्टेज 1 का जो पेपर होने वाला है उसमें सिलेबस क्या रहने वाला है डिफरेंट पोस्ट के लिए। तो ये जो डिफरेंट पोस्ट हैं डिफरेंट, इसमें जो पहला आता है सेक्शन जिसको बोलते हैं जीडी के लिए जनरल ड्यूटी और सीपीएल के लिए क्या रखा गया है सेक्शन 1 में, सब्जेक्ट कौन कौन से और नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आएंगे। तो इसमें जो इंग्लिश रखा गया है सब्जेक्ट, फिर रीजनिंग आता है, फिर जनरल साइंस और मैथ पूछा जाएगा और फिर आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। सारे सेक्शन जो हैं वो कितने हैं, 25-25 क्वेश्चन रहेंगे इसमें और ये टोटल 100 मार्क्स से पर पेपर रहेगा और टोटल मिला के 400 का आपका पेपर रहेगा। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर आपको मिलेंगे, जिसमें जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो पासिंग मार्क रखी गई है वो 200 रखी गई है और एसटी एससी के लिए 190 रखी गई है। अब हम बात कर लेते हैं सेक्शन सेकेंड की। तो सेक्शन सेकेंड मैकेनिकल एंट्री के लिए है। इसमें इंग्लिश पूछा जाएगा, रीजनिंग पूछा जाएगा, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, जनरल नॉलेज और मैकेनिकल के पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ जो मार्क्स रहने वाले हैं, इंग्लिश के लिए 10 क्वेश्चन, रीजनिंग के लिए 10 क्वेश्चन, जनरल साइंस के लिए भी 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जनरल नॉलेज के लिए भी। मैकेनिकल पोस्ट के लिए टोटल 60 क्वेश्चन रहेंगे। इसका मतलब इसमें आपको टोटल 2 आवर्स मिलेंगे, जिसमें आपको 80 नंबर पाना पड़ेगा, 80 नंबर पाना पड़ेगा अगर आप जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के हैं पासिंग मार्क के लिए, जबकि एसटी एससी के लिए 72 नंबर होना जरूरी है। मैकेनिकल की जो 60 नंबर की जो टेस्ट होने वाला उसमें आपका अगर जनरल से हैं तो 120 नंबर आना जरूरी है, जबकि एसटी एससी के लिए 108 नंबर जरूरी है। सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक पोस्ट के लिए है। इसमें भी आपके इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल साइंस और मैथ और जनरल नॉलेज और इस ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 240 नंबर के रहेंगे 60 क्वेश्चन। जबकि इसमें जो वही जो सेक्शन सेकेंड के लिए जो कट ऑफ था जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए उतना ही रहेगा इसमें भी 80 नंबर, जबकि एसटी एससी के लिए 72 रहेगा। तो ये रहा आपका टोटल सिलेबस का डिटेल। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि जब स्क्रीनिंग टेस्ट हो जाएगा तो कैंडिडेट जो क्या करेंगे। अब इसमें इस वैकेंसी का जो पहला स्टेज है उस किस बेसिस पे कटअप बनेगा, तो इसमें 2 बात ध्यान रखने वाली है कि जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट में अगर कोई भी स्टूडेंट एज जिसका ज़्यादा है, हायर एज है, उसको जो मेरिट बनेगी उसमें पहले नंबर पर रखा जाएगा एज कम्पेयर टू द अदर स्टूडेंट। अब दूसरा बात कर लेते हैं स्टेज सेकेंड। तो स्टेज सेकेंड में जो है आपका तो जो भी स्टूडेंट सेलेक्टेड रहेंगे, जो भी कैंडिडेट पहले स्टेज को क्रॉस कर जाएंगे वो सेकेंड स्टेज में इंटर करेंगे और वहाँ पे आपका क्या होगा, इंग्लिश टेस्ट होगा और इंग्लिश में डिस्कशन होंगे। जो भी स्टेज सेकेंड रहेंगे उसमें क्वालिफिकेशन और सारी चीज़ें आपकी मैच की जाएंगी। इसके बाद आता है स्टेज थर्ड।
अब स्टेज थर्ड की बात कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये फाइनल सिलेक्शन बोर्ड होता है। स्टेज सेकंड में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और जो भी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट से रिलेटेड होने के बाद आप स्टेज थर्ड में आएंगे और यहाँ पे आपको क्या किया जाएगा, एक मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपको क्या बोला जाएगा, फिजिकल टेस्ट के लिए, ग्रुप टास्क और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। जो कब बुलाया जाएगा, जुलाई में बुलाया जाएगा, जुलाई से अक्टूबर के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। अगर क्या होगा, जब दो लोगों का सेम नंबर आए या दो कैंडिडेट का अगर कहीं किसी दोनों तीनों स्टेज में सेम नंबर आ जाए तो वहाँ पे जो मेरिट बनेगी, किसी एक स्टेज में अगर उसका हायर नंबर है उसके अकॉर्डिंग उसकी मेरिट बनेगी। और तीसरी बात ध्यान रखनी है कि डेट ऑफ बर्थ चेक किया जाएगा कि अगर किसी का हायर डेट ऑफ बर्थ है तो उसको ज़्यादा प्रीफरेंस दिया जाएगा एज कंपेयर टू द लोअर एज लिमिट वाले को। फिर इसके बाद आता है हमारा मेडिकल एग्जाम। ये स्टेज 4 है। इज आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसीजर, थर्ड सिलेक्शन प्रोसीजर, अब क्या होगा, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा आपका, आ जाएगा, आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होगा। फिर आता है स्टेज 5। तो ये चारों स्टेज क्लियर करने के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी और जो भी स्टूडेंट इसमें होंगे, सेलेक्टेड होंगे, वो इस जॉब को गेट कर पाएंगे, उस जॉब को पा पाएंगे। और फाइनल रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा, फाइनल रिजल्ट पहले स्टेज का 30 दिन के अंदर हो जाएगा आफ्टर पेपर। पेपर के 30 दिन बाद फाइनल रिजल्ट किसका, स्टेज फर्स्ट का डिक्लेयर कर जाएगा। उसके बाद ये चारों स्टेज फॉलो किए जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में कि कब से कब ये वैकेंसी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो वैकेंसी है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। कब से, 18 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक लेके। ये इसकी ऑफिशियल साइट यहाँ पे दी गई है। तो ये ऑफिशियल साइट यहाँ पे क्लिक करके आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इस वैकेंसी के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, इस सिग्नेचर होना चाहिए, आपका लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन होना चाहिए, फिर आपका डेट बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होनी चाहिए, फिर आपके पास हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन होना चाहिए और फिर आपके पास क्या होना चाहिए, जो भी सर्विस सर्टिफिकेट है वो भी होना चाहिए अगर आप सर्विस में पहले से थे। इसके बाद आता है कि आपको और भी क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो आपको 10th का रिजल्ट, 12th का रिजल्ट और ग्रेजुएशन का रिजल्ट भी मांगेगा यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के लिए। तो इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए आपकी जो फॉर्म फीस रखी गई है वो 250 रखी गई है। ये जनरल और ओबीसी के लिए, एसटी एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। इसके बाद आता है कि पेपर कब कब होंगे इन सारे स्टेज के, तो उसके बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है जो जीडी और सीपीएल की पोस्ट है, ये सारे पेपर जो होंगे स्टेज 1 के मार्च में होंगे और स्टेज 2 के जून में होंगे, 22 जून को, जबकि स्टेज थर्ड के जो पेपर होंगे वो जुलाई से अक्टूबर के बीच होंगे और स्टेज 4 के पेपर जुलाई और दिसंबर के बीच होंगे और फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो दिसंबर में आएगा। दिसंबर 22 तक आपके रिजल्ट आ जाएंगे। तो ये है डेट जहां पे ये पांचों स्टेज के रिजल्ट और एडमिट कार्ड आएंगे। अब इसके बाद आता है कि अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी सैलरी के बारे में। तो इस जॉब से रिलेटेड जो आपकी सैलरी रहेगी वो सैलरी कितने रहेगी। तो अगर आप असिस्टेंट कमांडर है तो आपकी जो स्टार्टिंग बेसिक सैलरी है 56,000 है। डिप्टी कमांडेंट है तो 67,000 के लगभग रहेगी। कमांडेंट है तो 78 रहेगी। अगर कमांडेंट बनेंगे तो 1,23,000 रहेगी। और ऐसे आपको डिफरेंट सैलरी पोस्ट की रखी गई है। ये पे स्केल रखा गया है कि जैसे जैसे आप इस में आपका सिलेक्शन होगा और उसके बाद आपका प्रमोशन होगा तो ये क्या सैलरी रहेगी और क्या सैलरी रहेगी बेसिक, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो ये रहा पूरा इंफॉर्मेशन इस वैकेंसी से रिलेटेड। जो भी स्टूडेंट इस वैकेंसी के लिए इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी को फिलअप कर ले। और जिन्होंने भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे, ऐसे ही और ज़्यादा इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।